हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त, मेंटोर और मेरा नाम है प्रिंस। मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक अच्छी सी सीरीज जिसमें हम 10th क्लास के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो हर एक चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। बेसिकली मैंने इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवा दी है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। और इसमें बेसिकली हम पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि इसमें बेसिकली हम पहले 5 क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख ली होगी एंड नाउ इट्स टर्न कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें। बेसिकली बच्चों ये सीरीज इसलिए चली है क्योंकि आपके है ना बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं एंड आई थिंक कि आप लोगों को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाए ताकि आपके केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए, है ना। सब चाहते हैं केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए। वेरी गुड। तो चलो ठीक है, हम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं। रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको बोला गया है कि इक्वेशन रिएक्शंस गिवन है, आपको कौन सी स्टेटमेंट बतानी है जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। आंसर 1, हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2PbO प्लस कार्बन, इट गिव्स 2Pb प्लस CO2। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन पता होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपली होता है बच्चों कि हम ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो हम लेड ऑक्साइड को देखते हैं। लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, लेड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ लेड के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब नहीं, मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या कहलाएगी, रिडक्शन। एंड सेकेंड अगर हम देखें कार्बन, कार्बन से क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन पहले अकेला था, अब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। तो बेसिकली हमें दो स्टेटमेंट पता चली इन चीज़ों से। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें पता चली, दैट इज लेड ऑक्साइड, दैट इज PbO is getting reduced to lead। तो पहली स्टेटमेंट हमें पता चली कि जो लेड ऑक्साइड है PbO वो रिड्यूस हो रहा है किसमें, लेड में। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमें पता चली, दैट इज कार्बन C is getting oxidized to कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन है C वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है बच्चों, करेक्ट है। ये दो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट। हमसे पूछी कौन सी गई है, इनकरेक्ट। तो चलो आंसर करते हैं। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट आई, दैट इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस टू लेड। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। नो बच्चों, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है ना कि लेड। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नो बच्चों, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में।
सेम जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा, दैट इज लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है किसमें, लेड में, एंड कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। एंड फोर्थ है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, लेड में, यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो हमारे पास क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट। तो हमारी ए और बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ बच्चों सबको, इज इट क्लियर टू ऑल? तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, ए एंड बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ना ही लेड रिड्यूस हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है एंड कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड क्या है हमारे पास, Fe2O3 प्लस 2Al। सेकंड है हमारे पास आंसर नंबर 2, Fe2O3 plus Al, it gives Al2O3 plus Fe, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, हमें क्या बताना है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता है बच्चों, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है आप लोगों ने। रिएक्टिविटी सीरीज किस में पढ़ते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एंड आप लोगों को पता है कि एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, और वो आयरन ऑक्साइड में से आयरन को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थर्माइट रिएक्शन, और इसका यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स। तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड हो सकती हैं, ताकि आप लोगों का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो हमारे पास Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ये रिएक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि इसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, ए है कॉम्बिनेशन, इन दोनों ही गलत हैं, सी है डिकम्पोजिशन एंड फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 4, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, इतना समझ आया सबको। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें कोई भी एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, तो कोई भी रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में क्या होएगा, डिकम्पोज होएगा, ब्रेक होएगा। कॉम्बिनेशन क्या होती है, कोई दो रिएक्टेंट, कोई दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो आयंस का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू मेटल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ तक। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो ये भी एमसीक्यू है हमारे पास, हमसे पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंसर नंबर 3, हमसे पूछा गया है कि जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग्स को फिल करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings।
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम आयरन फिलिंग्स में फिल करवाएंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेगा बच्चों, बताओ बताओ जल्दी। तो ये आपको पता है कि जब भी कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो सोल्ट बनता है, साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। ये आप सबको आई थिंक पता होगा कि जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एंड जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, FeCl2। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे। तो हमारे पास ये रिएक्शन हम बैलेंस कर लेते हैं, 2HCl और आयरन, ये हमारे पास रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया, दैट इज आयरन क्लोराइड। और साथ में क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, रिएक्शन तो होगी। आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ये भी गलत है बच्चों। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। इतना क्लियर हुआ। बट कई बार आपसे पूछ लेते हैं, जैसे सेकंड चैप्टर में आता है दैट हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जब ये रिएक्शन हो रही होगी। तो इसके सामने हम क्या लेके आते हैं, बर्निंग मैस्टिक। जहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे उसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब में जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास हम बर्निंग मैस्टिक लेके आते हैं, तो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है विद द पोप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस बर्न होती है किसके साथ, पोप साउंड के साथ। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आंसर नंबर फोर, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताओ बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हाँ बोलो। दिस इज द इक्वेशन in which total number of reactants should be equal to total number of products। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट्स का जो टोटल नंबर होगा वो इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के। एंड सेकंड क्या पूछा हमसे, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं बच्चों, एनी आइडिया। सो हम लिखते हैं केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशंस बैलेंस क्यों किए जाते हैं, केमिकल इक्वेशंस should be balanced to follow the law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम इक्वेशंस की बैलेंसिंग करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट
should be equal to total mass of products। इतना क्लियर है बच्चों? जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इतना क्लियर हुआ सबको? तो हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इतना क्लियर हुआ सबको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की एक और डेफिनेशन, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये सबको पता है कि हम टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही उसको बना सकते। तो आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दैट ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। हमें क्या करना है? फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। सबसे पहले हम उनको ट्रांसलेट करेंगे किस में? केमिकल इक्वेशंस में, एंड देन हम उनको क्या करेंगे बच्चों? बैलेंस करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि हम क्या करने वाले हैं? मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सबको क्लियर हुआ? हमसे पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करो और फिर उनको बैलेंस करो। तो सबसे पहली इक्वेशन है दैट इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आंसर नंबर 5 है, और इसका ए स्टेटमेंट है। हमसे बोला गया है कि पहले केमिकल इक्वेशन में लिखो फिर उसको बैलेंस करो। तो हमसे बोला गया है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। अमोनिया भी गैस होती है। देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इतना क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? अब इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 1। तो यहाँ हम क्या पुट कर देते हैं? 2। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को काउंट करो। 3 2 जा 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ हम 3 अगर पुट कर दें तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड। हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और इस रिएक्शन को हम बच्चों हार्बर्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। हार्बर्स प्रोसेस, क्योंकि हार्बर प्रोसेस के थ्रू ही अमोनिया की क्या होती है? सिंथेसिस होती है। क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या बोल रहे हैं हमें? हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव, hydrogen sulfide burns in air to give water and sulfur dioxide, to give water and sulfur dioxide। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो चलो बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को काउंट करो। हाइड्रोजन 2 है, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 एंड 2 3, इधर 2 हैं। सल्फर 1 है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ 2 पुट करें, अगर यहाँ हम 2 लगा दें तो ऑक्सीजन अब टोटल कितने हो गए हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो यहाँ अगर मैं 2 पुट करूँ तो ऑक्सीजन 2 एंड 2 कितने हो जाते हैं? 4। अब हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे? 2। हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 4। बट अब सल्फर की अमाउंट इंक्रीज हो गई है। सल्फर 2 हो गए हैं, यहाँ सल्फर 1 है। तो अगर हम यहाँ 2 पुट करें तो ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई अब। ठीक है,
ऑप्शन कितने हो गए, 2 2 जा 4, 2 इंटू 4 और 2 6। तो यहाँ 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, 3 पुट करेंगे। यहाँ 2 की जगह हम क्या पुट करेंगे बच्चों, 3। तो यहाँ अगर हम 3 पुट करते हैं देन वी काउंट, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ठीक है। सल्फर कितने हैं 2, यहाँ भी सल्फर कितने हैं 2। ऑक्सीजन को काउंट करोगे 2 2 जा 4 और 2 6 एंड 3 2 जा 6। तो हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस्ड। हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो आपको बच्चों हो सकता है कि पहले जो नंबर आपने पुट किया उससे आंसर ना आए, तो नंबर चेंज हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि नंबर अब चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने पहले यहाँ 2 लिखा था, अब 3 आ गया। तो अकॉर्डिंगली हमें चेंज करना है हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर को चेक करके, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। बी हो गया हमारा। सी ऑप्शन क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो इसको लिख लेते हैं। सी है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या देगा हमें ये, बेरियम सल्फेट, और साथ में हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। आई थिंक यही होगा, देख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate। बेरियम सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बेरियम का नंबर चेक करो, बेरियम कितने हैं 1 और 1, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 3। इवन ओड है तो इसको छोड़ते हैं एक बार। एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं 2। अब क्लोरीन का नंबर चेक करो, कितने हुए 3 2 जा 6। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या पुट कर देंगे 3। तो क्लोरीन भी क्या हो गए बैलेंस। बट अब बेरियम का नंबर इंक्रीज हो गया है, बेरियम का नंबर कितना हो गया 3, तो यहाँ हम पुट करते हैं 3। हेंस बेरियम का नंबर भी 3 हो गया है और सल्फेट भी हमारे पास 3 है, तो सल्फेट का भी अमाउंट 3 हो गया है। हेंस हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर हुआ बच्चों। अब हम डी ऑप्शन पर चलते हैं। डी हमारे पास क्या बोला गया वो देख लेते हैं। डी हमारे पास है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। डी हमें बोला गया है दैट पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देख लेते हैं एक बार दोबारा। पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन है, दैट इज पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। पोटेशियम हमारे पास क्लियर है 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करते हैं, यहाँ अगर हम 2 पुट करें और यहाँ 2 पुट करें, तो आप हाइड्रोजन का चेक करो। हाइड्रोजन 2 एंड 2 कितने हो गए हैं 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 4। ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गए हैं। बट पोटेशियम का अमाउंट कितना हो गया, प्रोडक्ट साइड 2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ हम क्या पुट कर देंगे 2, और हमारी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो बच्चों ये पहले 5 क्वेश्चंस थे जो हमने रिवाइज किए। इसमें पहले 3 क्वेश्चन थे हमारे पास एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इनकरेक्ट समझना था, पहचानना था कि कौन सा है।
नेक्स्ट में हमें इक्वेशन बतानी थी कि कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन की ये इक्वेशन है। नेक्स्ट थर्ड था कि हमें डायरेक्ट बस आंसर बताना था कि जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन फिलिंग्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होता है। ठीक है। फोर्थ हमें बताना था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बच्चा वो होती है जिसमें हम रिएक्टेंट्स का नंबर और प्रोडक्ट्स का नंबर क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं। मतलब जितने टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट और उनके अमाउंट बनेगी, मास बनेगा। हम इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं? हम इक्वेशंस को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो कर रहे होते हैं, जो बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारे पास कि इन केमिकल इक्वेशन, इन स्टेटमेंट्स को पहले केमिकल इक्वेशन में चेंज करो और फिर उनको बैलेंस करो। तो ये चारों ही हमने कर ली हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लिया है, लिख लिया है। तो आई थिंक आप लोगों को पहले 5 क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और बच्चों पढ़ते रहो क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स आ गए हैं, रिपोर्ट भी आई थिंक स्टार्ट हो गए होंगे, तो बच्चों अपनी तैयारी पे लग जाओ। और मैं भी आपके साथ रहूँगा, आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखते रहो, आपको टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा और टाइम टू टाइम आपकी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस ना रुके और आपके केमिस्ट्री मार्क्स कम ना हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।